हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सज्जन आप सभी के सामने क्लास 11th चैप्टर 4 सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे और उनके बारे में सविस्तृत रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले हम न्याय के बारे में समझ लेते हैं कि न्याय क्या होता है। तो इस कथन के अनुसार न्याय एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के लिए प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा था। न्याय का वैसे तर्कसंगत अर्थ यह होता है कि सभी के साथ कानून के सामने समान अवसर प्रदान करना और उनके साथ समान व्यवहार करना और उनके उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना, यही एक व्यक्ति के लिए उसके साथ न्याय है। अब इसमें पहला पॉइंट ये दिया है कि न्याय एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के लिए प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा था। तो धर्म मतलब हमारा धर्म यह कहता है कि जो प्राचीन समाज में कहा गया था कि एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि न्याय करना, अर्थात संपूर्ण समाज में उसे समान अवसर उपलब्ध कराना और उसके उत्तरदायित्वों की या अधिकारों की पूर्ति करना। दूसरा पॉइंट है, न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, अर्थात जितने भी हमारे समाज में नियम बनाए गए हैं या हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वे सभी न्याय संगत है और उनका अर्थ यही है कि उन अधिकारों की पालना हो, यही हमारे साथ न्याय है और उन अधिकारों के जरिए ही हम सामाजिक लाभों के कर्तव्यों का बंटवारा किया जा सकता है और उनका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है, अर्थात कभी कभी यह माना जाता था कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। तो यह बिल्कुल सही कहा गया है कि प्राचीन कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है, अर्थात बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा। और कभी कभी यह कहा जाता है कि पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा में किए गए कार्यों का परिणाम जो भी फल हमें मिलता है उसे न्याय ही माना जाता है, अर्थात प्राचीन कथाओं के अनुसार जब कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, तो यह कहते हैं कि यह पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा के द्वारा में उसके कार्यों का किया गया परिणाम है। चौथा पॉइंट है, न्याय 4 आयामों का उपयोग करता है, अर्थात राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक, अर्थात राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का प्रथम कर्तव्य था। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज में जब राजवंश की स्थापना थी तो एक राजा का प्रथम कर्तव्य था कि अपनी संपूर्ण प्रजा में वह न्याय संगत प्रजा की स्थापना करे और न्याय के साथ ही संपूर्ण समाज में न्याय का संपूर्ण रूप से समान बंटवारा किया जा सके। तो यह राजा का प्रथम कर्तव्य माना जाता था कि वह अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष रूप से न्याय करे। अब प्रोफेसर जितने भी जो दार्शनिक हैं उनके अनुसार न्याय की क्या परिभाषा है, तो सबसे पहले हैं प्रोफेसर सेलमंड के अनुसार न्याय। प्रोफेसर सेलमंड के अनुसार न्याय हर व्यक्ति को उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है, जबकि मार्क्सवादी अपनी जरूरतों के अनुसार प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार विचार करता है। अब प्रोफेसर सेलमंड ने कहा है कि न्याय मैं उस चीज को मानता हूं जब हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का साधन है, अर्थात उनके अनुसार न्याय वह है कि उस व्यक्ति को उसकी संपूर्ण जरूरतों का हिस्सा बंटना चाहिए, मिलना चाहिए, वही प्रोफेसर सेलमंड के अनुसार न्याय है। जबकि मार्क्सवादी हैं वे मानते हैं कि उनकी जरूरतों के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें जो प्राप्त होता है वही न्याय है।
ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार न्याय, तो इनका न्याय है वह राजनीति विज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध है और इनका नाम भी बहुत ऊंचे दार्शनिकों में लिया जाता है। इनके अनुसार न्याय की परिभाषा ये है, इन्होंने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप है, अर्थात न्याय वह है जो लोग उसके जो कार्य में विशेषज्ञ हैं, जिस कार्य में उसके अनुसार उन्हें बंटवारा अर्थात न्याय की प्राप्ति, अर्थात उनके कार्यों के अनुसार ही उन्हें न्याय मिले। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय, तो इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। इनके अनुसार जो बुरे हैं उनके साथ बुरा व भले हैं उनको पुरस्कृत करके जो न्याय की स्थापना की जाती है वही न्याय है। अब जो सुकरात हैं जो कि प्लेटो के गुरु माने जाते हैं, अर्थात हमारे दार्शनिकों में त्रिआयामी के नाम से प्रसिद्ध हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और ये न्याय के दार्शनिक सिद्धांत के बहुत ही बड़े आधार स्तंभ हैं। और इनके अनुसार जो कि प्लेटो के गुरु सुकरात हैं, उनके अनुसार न्याय है यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है, अर्थात सुकरात यह कहते हैं कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार उसका हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट के अनुसार न्याय, तो इनके अनुसार न्याय की परिभाषा इस प्रकार है कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अर्थात इमानुएल कांट के अनुसार न्याय वह है कि हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होना ही न्याय है। अब आगे है न्याय के प्रकार, तो न्याय कितने प्रकार के माने गए हैं, इसमें 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है आर्थिक न्याय और चौथा है कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय और अंतिम है नैतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। जैसे सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में मनुष्य एवं मनुष्य के बीच भेदभाव न हो, कानून सबके लिए एक समान हो और कानून के समक्ष सभी बराबर हो ताकि सामाजिक न्याय हो सके। अब सामाजिक न्याय जिससे मतलब शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि समाज के अंदर सभी मनुष्यों को बराबर कानून की प्राप्ति हो, उनके साथ एक समान व्यवहार हो, यही सामाजिक न्याय है। जैसे मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव ना हो और सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक समान हो और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हो, यही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसरों जैसे वस्तु एवं सेवाओं का न्यायोचित तरीके से वितरण भी हो। अब सामाजिक न्याय का दूसरा अर्थ भी यह है कि जैसे समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसर हैं, जैसे वस्तु हो या फिर कोई सेवा हो, जैसे आधिकारिक सेवा हो, उन सभी का न्याय के आधार पर पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से सभी के समाज में न्यायोचित तरीके से उसका वितरण किया जाए। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय से हम क्या समझते हैं, राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीति में होने वाले भेदभाव से मिलने वाले न्याय से है, अर्थात राजनीति में किसी प्रकार का भेदभाव हो और उसके विपरीत हमें न्याय की प्राप्ति हो, यही राजनीतिक न्याय कहलाता है। लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने और अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है। अब लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को, समाज में सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे राजनीति में भाग लें और अपनी सरकार चुनने के लिए वोट दें। नेक्स्ट पॉइंट है
कई बार राजनीति में संविधान द्वारा मिले अधिकारों का भी हनन होता है और कई समाजों को बहुत दिनों तक राजनीति से वंचित रखा गया था। यहाँ तक कि उन्हें वोट भी नहीं देने दिया जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के कुछ तबकों अर्थात कुछ वर्गों ने, जैसे एससी और एसटी को वर्ग को लगभग सभी चुनावों में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। यही राजनीतिक न्याय का उदाहरण है। अब राजनीतिक न्याय का यहाँ उदाहरण दिया गया और आपको समझाया भी है कि राजनीतिक न्याय की स्थापना किस प्रकार होती है। तो जब प्राचीन समाज थे उसमें मतलब जो निचले वर्ग थे, निम्न वर्ग था, जो मतलब पिछड़ा वर्ग था, उसे कोई अधिकार नहीं था, ना ही उन्हें राजनीति से वंचित किया जाता था और ना ही उन्हें वोट देने दिया जाता था। तो इस समस्या के समाधान के लिए और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण वर्ग थे, जो सरकार थी, उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था की, इस नियम की घोषणा की कि जो निचले वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी को चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाए और उन्हें आरक्षण दिया जाए ताकि उनके साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। तीसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा और उनका उपयोग लोगों के हित के लिए हो। अर्थात जितनी भी हमारे देश में आर्थिक संपत्ति है, उन सभी भौतिक साधन है, उन सभी का उचित बंटवारा किया जा सके और उनका उपयोग लोगों के हित के लिए किया जाए। जैसे आर्थिक न्याय की अवधारणा तभी चरितार्थ होगी जब सभी को आर्थिक आजादी प्राप्त हो और वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सके। अब आर्थिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से उसे मजबूत बनाया जाए अथवा भौतिक साधनों की उचित बंटवारा किया जाए और उनका उपयोग उन निचले वर्गों के लोगों के लिए भी किया जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकें। उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त करने तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए और समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या असहाय हैं, उन्हें उनके विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, तभी आर्थिक न्याय की पूर्ति संभव है। चौथा है कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय। तो इससे आप क्या समझते हैं? कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष समानता तथा न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था करना। कानूनी न्याय राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और राज्य के कानून द्वारा निर्धारित होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून उचित एवं भेदभाव रहित हो। अब कानूनी न्याय की स्थापना किस प्रकार हो सकती है? कानूनी न्याय राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और इसके समक्ष सभी लोगों में समानता और न्यायपूर्ण कानून की व्यवस्था करना है और यह भी निर्धारित करना है कि समाज में कानून उचित और भेदभाव रहित हो। सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में मतलब क्या समझते हैं और इसका अर्थ क्या निकलता है समाज के अनुसार या आपके अनुसार? तो इसमें यह बताया है कि सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से है। सामाजिक न्याय क्या है? मतलब सभी समाज में सभी व्यक्तियों के बीच जितनी भी वस्तुएं हैं और जितनी सेवाएं दी जाती हैं, उनका समान रूप से उन्हें वितरण किया जाए, ये उनके साथ न्याय है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूह है और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके, जैसे भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम है। अब सामाजिक न्याय की यहाँ क्या परिभाषा दी गई है और किस उदाहरण के द्वारा, तो ये आपको समझना होगा कि इसमें मतलब उन्होंने कहा है कि समाज के विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ है सामाजिक न्याय, अर्थात सभी नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। और जैसे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे छुआछूत प्रथा का उन्मूलन है,
आरक्षण की व्यवस्था करना है तथा कुछ राज्यों द्वारा भूमि सुधार के कदम भी उठाए गए हैं। तो ये उदाहरण सामाजिक न्याय की परिभाषा स्पष्ट करते हैं। अब सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये नीचे हैं। पहला है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। इससे आप क्या समझते हैं कि सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हों तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अब इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, न्याय की स्थापना के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, अर्थात सभी के लिए समान अधिकार उपस्थित हो, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए और नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जाना जाना चाहिए। अर्थात प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उनके साथ बर्ताव करना यही न्याय है, उनके साथ समान न्याय करना, उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है कि मतलब व्यक्तियों को उसके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, चाहे वे भिन्न भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन उन्हें उनके काम के आधार पर उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इससे तात्पर्य है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। यदि 2 जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हों तो मतलब उनमें समान पारिश्रमिक की पूर्ति करना यही सामाजिक न्याय की स्थापना है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा सिद्धांत है समानुपातिक न्याय। इससे आप क्या समझते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां समान बर्ताव अन्याय होगा, जैसे कि परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं, तो यह न्याय नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना यहाँ न्याय संगत होगा। तो यही समानुपातिक न्याय, अर्थात यदि एक कक्षा में बैठकर परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं, चाहे वो कमजोर हो या होशियार हो, तो यह तर्क संगत रूप से न्याय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ न्याय का बंटवारा समानुपातिक न्याय के हिसाब से होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उनकी मेहनत, कौशल व उनकी मतलब परिश्रम को देखकर ही यहाँ उन्हें अंकों का बंटवारा किया जाना ही न्याय संगत होगा। अर्थात उनकी मेहनत के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना यही समानुपातिक न्याय है। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, यह तीसरा सिद्धांत है। इसका अर्थ है जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि मतलब जब किसी भी कर्तव्यों की पूर्ति हो या फिर किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिया जाए तो उसकी विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि उसे यह महसूस ना हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। अर्थात जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपाहिज हैं लेकिन वे काम करते हैं, लेकिन उनकी उस पारिश्रमिक के साथ साथ उनकी व्यवस्था और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, यही विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने वाला सिद्धांत माना जाता है। और इसी संदर्भ में इसी प्रकार उनके साथ यह न्याय है। रोल्स का न्याय सिद्धांत, तो इससे आप क्या समझते हैं, रोल्स ने न्याय के सिद्धांत के जरिए अज्ञानता के आवरण द्वारा रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अज्ञानता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं कि एक व्यक्ति है जो रोल्स नाम के हैं, उन्होंने मतलब न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उन्होंने किस सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादन किया है, अर्थात अज्ञानता के आवरण। तो इससे आपको यह समझना जरूरी है कि उन्होंने इस
प्रकार की परिभाषा या इस प्रकार का सिद्धांत क्यों प्रतिपादन किया न्याय को प्राप्त करने के लिए। उनके अनुसार जब किसी व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार रोल्स का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहचान, उसकी हैसियत और उसकी स्थिति का पता नहीं होना चाहिए, अर्थात वह उसके रूप में बिल्कुल अनभिज्ञ होना चाहिए कि समाज में उसकी क्या स्थिति है अथवा उसकी क्या हैसियत है, या फिर वो उस कार्य को संपन्न कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। इससे अनभिज्ञ होकर ही वह समाज को संगठित करने का कार्य कर सकता है और नीति निर्धारण के नियम बना सकता है। तब ही जाकर ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति वह बनाएगा जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सके। अर्थात रोल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म स्थान और उसके पद उसका बारे में अनभिज्ञ होते हुए ही वह समाज के विषय में सोच सकेगा। और इसी प्रकार उसमें नेक्स्ट पॉइंट कहा उसने कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जैसे आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार इन सभी चीजों की पूर्ति करना ही सामाजिक न्याय की स्थापना संभव हो सकती है। तो रोल्स के न्याय सिद्धांत मतलब रोल्स के अज्ञानता के आवरण सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति तभी पूर्ण रूप से न्याय की स्थापना कर सकेगा जब वह अपने स्वयं के बारे में अपरिचित हो या फिर अनभिज्ञ हो, अपने उस स्थान, पद और जन्म के बारे में अपरिचित हो, तभी वह संपूर्ण समाज के बारे में सोच सकेगा और ऐसी नीतियां बना सकेगा जिससे संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो सके। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। अब इसके द्वारा न्याय की सिद्धांत मतलब कैसे हो सकती है, मतलब मुक्त बाजार, खुली प्रतियोगिता व योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी हैं। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं, उनका मतलब यह कहना है कि मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। यहाँ मुक्त बाजार से आप क्या समझते हैं, उनका मतलब ये है कि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति अर्जित करने और मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ जो भी समझौते किए जाते हैं उनके बारे में उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए या फिर वे स्वतंत्र रहें। यही मुक्त बाजार की व्यवस्था है। इसके अनुसार वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ है कि मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, अर्थात मुक्त बाजार के विरोधी में राज्य का हस्तक्षेप कहाँ तक संभव है। तो यह इस प्रकार है कि मतलब अधिकतर व्यक्ति, हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतया प्रतिबंधित बाजार का समर्थन करते हैं, नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इस प्रतिबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसे में ये बहस हो जाती है कि अक्षम मतलब जो सक्षम नहीं है और जो सुविधा विहीन वर्ग है उनकी जिम्मेदारी मुक्त बाजार के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप संभव है या नहीं। यदि राज्य ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में हस्तक्षेप करता है तो संपूर्ण समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके अनुसार मुक्त बाजार और उनकी सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की
बनती है, इसीलिए मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब तो मुक्त बाजार के पक्ष में तर्क दिए हैं कि बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता, बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है। अर्थात इसमें कहा है कि मुक्त बाजार व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचता है। तो मुक्त बाजार के पक्ष में तर्क दिया है कि बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यक्ति की योग्यता देखी जाती है, उसके कौशल की परवाह करता है। अर्थात व्यक्ति अपने योग्यता और कौशल के जरिए ही मुक्त बाजार में अपना स्थान बना सकता है। मुक्त बाजार के विपक्ष में तर्क। मुक्त बाजार ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है। तो ये तर्क भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुक्त बाजार ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है जो ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोग होते हैं, क्योंकि मुक्त बाजार का अर्थ ही यह है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति अर्जित करता है, उसके मुनाफे के लिए वह दूसरे धनी लोगों से मतलब जो भी समझौता करता है उसके लिए स्वतंत्र हो। तो ऐसे में जो सुविधा विहीन लोग हैं उनको अवसरों की प्राप्ति नहीं होती और वे सुविधा और उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। अब भारत में अगला पॉइंट है, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं, अंत्योदय योजनाएं, वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों में प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास। तो ये सभी जितने भी प्रयास किए गए हैं, जितने भी कदम हैं, वे सभी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए हैं। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राज्य का प्रथम कर्तव्य था। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास के लिए इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।